और मेरे शूरवीरों कैसे हो। तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और इस समय हम कर रहे हैं ट्रेनिंग क्लास जो कि है मैथ्स की नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको नवोदय में सिलेक्शन लेना है तो तैयारी करनी पड़ेगी थोड़ी हटके, है ना। बाकी सारे बच्चे अदर बुक से पढ़ते हैं। इस बार का एग्जाम तो ऐसा हुआ कि बुक से तो क्वेश्चन ही नहीं है। जो जिनके पास बुक थे उसमें से तो क्वेश्चन ही नहीं मिले उनको। तो बुक से थोड़ा सा हटके हमको ज़्यादा तैयार होना पड़ेगा। तो जिन बच्चों की तैयारी ज़्यादा होगी सिलेक्शन उन्हीं का होगा। तो इसलिए क्लास को पूरी देखना। हर एक चीज़ें जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ। और फॉर्म आने के पहले ही, है ना, आपको अपनी कमर कस लेनी है, अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं आज संख्या पद्धति की दूसरी क्लास यानी कि नंबर सिस्टम की ट्रेनिंग की सेकंड क्लास। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और साथ ही साथ अगर आप क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए अपना दूसरा चैनल है पढ़ लिया, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपके क्लास 8th की एनसीईआरटी मैथ भी पढ़ाई जा रही है। ठीक है ना। तो चलो फिर भाई शुरू करते हैं। और वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक्स का है। ठीक है, 100+ लाइक्स, इतना तो आप कर ही सकते हो, जिसमें तो आपका कोई भी पैसा भी नहीं लगने वाला है। तो भाई अगर सिलेक्शन ले रहा है तो इतना तो कर ही दो, ताकि ये भी पता रहे कि आपकी अटेंडेंस हो गई। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। तो आज जान लेते हैं सबसे पहले कि ये सह अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, है ना। सह अभाज्य संख्याओं को जानने के पहले ये जानना जरूरी है कि भाई भाज्य अभाज्य क्या होती हैं। पहले तो ये दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक तो होता है भाज्य संख्या, ठीक है, और दूसरी होती है अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा होगा कंपोजिट नंबर्स के बारे में, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है हमारी, वो है हमारी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। दोनों चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या। अब देखो भाई, अभाज्य संख्या और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो ये होते क्या हैं बाबू, प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये समझ लेते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखो, भाज्य संख्याएं होती हैं ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। ठीक है, मतलब जो ऐसी संख्याएं जो जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों उन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे अगर हम देख लेते हैं 2, या फिर 2 नहीं लेते, हम लेते हैं सीधा 4। तो 4 देखो, 4 किस किस के पहाड़े में आता है, किस किस के टेबल में आता है? 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, और ये 4 के पहाड़े में आता है। तो यानी अगर देखोगे तो 1 2 3, मतलब 2 से ज़्यादा इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम देख लेते हैं 6, तो 6 अगर देखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, और फिर 6 की टेबल में आएगा। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि हमारा हो जाएगा 4 6, ठीक है, 8 9 10 12 और 14 15 16 18 20, इस तरह से जो ये नंबर्स होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, एग्जाम में ये आता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होगा वो क्या होगा हमारा, वो आंसर होगा 4। ठीक है, ये याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4। समझ में आ गया। अब देखो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं होती हैं कि ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिनका केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो, केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो। जैसे हम देख लेते हैं 2, है ना। 2 के बारे में देखो, ये केवल 1 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है कि नहीं आता? 1 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है। ऐसे हम देख लेते हैं 3, तो 3 केवल 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है। ऐसे देख लो भाई 5, तो 5 केवल 1 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में, मतलब केवल और केवल 2 ही, मतलब इनके फैक्टर्स हों, 2 ही इनके गुणनखंड हों। ठीक है ना, 2 गुणज हों। अब देखो यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 5 7, फिर 11 13, फिर 17 19 एक्सेट्रा। ठीक है ना। तो यह अगर इसमें आ जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी वो हो जाएगी हमारी 2, यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 होगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं 1 में।
तो 1 के बारे में बिल्कुल भी ना सोचना, 1 नॉर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि 1 के ना तो 2 फैक्टर है ना तो 2 से ज़्यादा है, 1 का केवल एक ही फैक्टर है और वो है 1। तो एक जो है ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। समझ में आ गई बात इतनी। अगली चीज़ देखो क्या कह रहा, अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं होती हैं मतलब दो ऐसी संख्याएं हों जिनका महत्तम समापवर्तक यानी कि जिनका HCF 1 हो, ठीक है, जिनका HCF कितना हो 1 हो, बस वो हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर देखो 2 और 3, तो 2 और 3 का अगर HCF देखो तो इन दोनों में क्या कॉमन है, केवल 1 कॉमन है, केवल एक ही तो इनमें कॉमन है, तो इसका मतलब ये क्या है, सहअभाज्य है, ठीक है। ऐसे ही अगर देख लेते हैं हम 3 और 5, तो 3 और 5 में कुछ कॉमन है के अलावा नहीं, तो इनके बीच में देखो केवल एक ही चीज़ कॉमन है। देखो अगला, देखो अगला आता है 6 और 7, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, कॉमन है। 6 और 7 में कुछ कॉमन है नहीं। तो इस तरह के जो जोड़े वाले नंबर आते हैं लेकिन उनका HCF केवल एक हो, ठीक है, महत्तम समापवर्तक एक हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्याएं। बताओ भाई, समझ में आ गई बात। इतने में अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है। चलो फिर ये चीज़ों के अलावा हम थोड़ी सी और चीज़ें समझ लेते हैं। जब पढ़ ही रहे हैं तो पूरा पढ़ लेते हैं, है ना। तो हमने भाज्य पढ़ लिया, अभाज्य पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया, सहभाज्य पढ़ लिया। अगली चीज़ जो आती है वो आती है सम संख्या। देखो सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है। सम संख्या यानी कि ये क्या होता है बच्चा, इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स कौन से हैं, ठीक है। इवन नंबर्स होते हैं जो संख्याएं पूरी तरह 2 से कट जाएं, है ना। द नंबर विच आर डिविजिबल बाय कंप्लीटली बाय 2, जो नंबर पूरी तरह से 2 से कट जाएं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम सम संख्या या फिर इवन नंबर बोलते हैं। या फिर हम ये समझ सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो तो वो नंबर क्या होते हैं, इवन होते हैं। और इवन नंबर्स के मतलब कि सम संख्याएं क्या होती हैं, जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो तो वो सम संख्या होगी। ये तो इवन ही है, ठीक है ना। अब देखो लेकिन 0 के बारे में नहीं देखना, 0 को नहीं सम मानना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जैसे अगर ये इकाई के अंक अगर हो तभी सम है। जैसे हम कार्य संख्या देख लो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सब क्या है हमारे, ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, ये सभी के सभी सम संख्याएं हैं। बात आ गई समझ में। फिर देखो विषम संख्याएं क्या होती हैं हमारी। अब देखो विषम संख्याओं में देखो विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो विषम संख्याएं जो होती हैं ये होती हैं ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं यानी कि इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स में अगर देखोगे तो ऑड नंबर्स हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स में ऑड नंबर्स जो होते हैं इनमें यानी ये 2 से नहीं कटते हैं। ये संख्याएं जो होती हैं वो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होती। या फिर ये कह सकते हो कि इनका जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, वो या तो 1 हो या 3 हो या 5 हो या फिर 7 हो या फिर 9 हो। अगर किसी नंबर का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो गया तो वो क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स कहलाती हैं, ठीक है। एग्जांपल देखो 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 11, उसके बाद 13, 15, 17 एंड 19, ठीक है। इस तरह से इसके आगे भी आप जा सकते हो। या फिर आप ये कह सकते हो ना, एक एक नंबर छोड़ के जो नंबर बनते हैं और इनमें देखो लास्ट में इकाई का 1, 3, 5, 7, 9 यही तो आ रहा है। तो अगर कोई भी ऐसा नंबर मिले जिसका इकाई का अंक, जिसका यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 दिखे, है ना, इनमें से कुछ भी दिखे तो समझ लेना कि वो भाई कैसे नंबर्स हैं, वो विषम नंबर हैं, विषम संख्याएँ हैं। बात आ गई समझ में। इतने में कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। चलो सब में मुझे लगता है कि आपको अब समझ में आ गया होगा। चलो अब हम बढ़ते हैं भैया थोड़ा सा, ये तो हमारी बेसिक चीज़ें हो गई। अगली चीज़ देखो डिवीज़न ऑन नंबर्स। अब देखो डिवीज़न करो, डिवीज़न करना तो मुझे आता है भाई, डिवीज़न करना तो आपको आता ही होगा। लेकिन यहाँ पर हम कुछ चीज़ें सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं संख्याओं में भाग संक्रिया, ठीक है। संख्याओं में भाग संक्रिया, संख्याओं में भाग संक्रिया। अब ये क्या चीज़ होती है भैया, कह दो, बड़ी हिंदी हो गई यार ये तो।
है ना। इतनी हिंदी तो मुझे समझ में भी नहीं आती, थोड़ा सा सर इंग्लिश में भी बता दो। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिवीज़न ऑन नंबर्स। क्या बोलते हैं? डिवीज़न ऑन नंबर्स। देखो क्या होता है कि जब हम कोई चीज़, कोई भी नंबर, है ना, किसी को हम किसी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, किसी को अगर किसी नंबर को किसी से हम डिवाइड करें, यानी कि अगर हम भाग करते हैं, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या ऐसी हो a, और इसको हम b से भाग करें, b से हम क्या करें, a को b से डिवाइड करें, तो यहाँ पर हमारा कुछ कोसेंट आता है, और ये करने के बाद यहाँ पर हमारा कुछ रिमाइंडर आता है। ये तो आपको पता ही है, या आपको पता है ना चीज़ें। अब यहाँ पर हम सारी चीज़ समझ लेते हैं कि a को हम क्या बोलते हैं। a जो होता है ये हमारा कहलाता है भाज्य, है ना, भाज्य, यानी कि इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलो ये समझ में आ गया। अब b को फिर क्या बोलेंगे भाई? b क्या है आपको पता है ना। b को हम क्या बोलते हैं? b को हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। b को बोलते हैं हिंदी में भाजक, और यही इंग्लिश में इसको बोला जाता है डिवाइज़र। ठीक है, डिवाइज़र। ठीक, उसके बाद आ जाता है हमारा q। तो q का मतलब क्या होता है भाई? q का मतलब होता है भागफल। q को क्या बोलते हैं? भागफल, और इसे इंग्लिश में बोला जाता है कोसेंट। ठीक है, कोसेंट। और अगली चीज़ जो आती है वो है हमारा r। तो r का मतलब तो होता है हमारा शेषफल। क्या होता है? शेषफल, और जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। अब सोचोगे कि ये सब तो हमको पता है, ये क्यों बता रहे हो भाई? देखो यहाँ पर एक होता है, देखो एक रूल होता है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, देखो बहुत सीधी चीज़ समझना कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करें और इसमें ये प्लस कर दें तो हमेशा इस a के इक्वल होगा। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब भी हम क्या करते हैं कि ये जो a होता है ना, ये b और q के मल्टीप्लाई प्लस r के इक्वल होता है। ठीक, ये चीज़ याद रखना, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। याद रहेगा ये। अब इस पर हमको कई सारे इस पर क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखना, है ना, अब आपको हम इस पर क्वेश्चन करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन देखो बाबू कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो बच्चा लाइक कर दो, है ना। लाइक करने का आज का जो वीडियो का लाइक टारगेट है वो 100+ का है, तो लाइक कर दो भाई। लाइक करने का कोई पैसा लगना नहीं है, तो लाइक कर दो। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है कि इसका सॉल्यूशन देखो क्या है। अब ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई इसको हमें लगाना कैसा है ना। क्या कह रहा है? 1043 को किसी संख्या से भाग करो। तो 1043 है ये, मान लेते हैं हम इसको हम किससे भाग करते हैं? b से भाग करते हैं, है ना। अगर हम b से भाग करते हैं तो ये क्या कह रहा है कि भागफल 11 और शेषफल 20 होता है, और शेषफल जो बचता है वो 20 बचता है। बताओ भाई, ये समझ में आया? तो हमें ये बताना क्वेश्चन में भाजक ज्ञात करो। तो क्या होता है भाई? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हमें यहाँ पर क्या निकालना है? हमें यहाँ पर निकालना है आपका डिवाइज़र। ठीक है, हमें क्या निकालना है? डिवाइज़र निकालना है। हमको ये पता है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना। हमें यहाँ पर क्या क्या पता है? ये हमारा a हो गया, ये हमारा q हो गया, और ये हमारा r हो गया। तो हमें b निकालना है। अब तो आप आसानी से निकाल लोगे ना। क्या करना है हमें? a की जगह पर हम क्या रख देंगे? 1043। b हमें निकालना है। q की जगह पर क्या रख लेंगे? 11। r की जगह पर क्या रख लेंगे? 20। बस यही सॉल्व कर देना है। समझ में आ गया ना। तो 20 को हम इधर ट्रांसपोज कर लेंगे। अब ये हम लोगों ने पढ़ा है 20 अगर हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो वही प्लस है, तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा b इंटू 11 इज इक्वल टू 1043 माइनस 20, मतलब कि ये हो गया ना। b गुणे 11 बराबर 1043 माइनस 20।
अब यहाँ से कर लो भाई, b गुणे 11 बराबर 3 में से 0 गया 3, 4 में से 2 गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया 1, कितना आ गया हमारा। अब हमें b का मान निकालना है, तो इधर गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, मतलब इधर मल्टीप्लाई, तो इक्वल की दूसरी तरफ जाने पर डिवाइड हो जाएगा। तो 1023/11 सही है। अब कर लो भाई, 11 9 जा 99 और 11 3 जा 33, तो इसका मतलब जो b होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 93 जो होगा वो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई, समझ में आया क्वेश्चन। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है ना। कोई संख्या है, देखो हम हर एक लाइन पर आपको बताते चलते हैं कि क्या इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है। तो आप किसी भी मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, आप इजीली समझ लोगे कि क्वेश्चन का क्या मतलब है। ये कह रहा है कि किसी संख्या को 195 से, मान लेते हैं ये संख्या हमारा a है, और इसको अगर हम 195 से भाग देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है 47 शेष बचता है। कितना बचता है 47 जो है वो शेष बचता है। ठीक है, इस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या बचेगा। ठीक है, अब इसी संख्या को मतलब a को ही अगर हम 15 से डिवाइड करें तो इसमें हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, ये हमें बताना है। बताओ भाई, समझ में आया क्वेश्चन। यानी a को 195 से डिवाइड करने पर 47 रिमाइंडर बच जाता है, तो a को अगर हम 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। आप सोचो ज़रा, अगर आप लगा सकते हो दिमाग तो लगा लो भाई, क्या हो जाएगा इसमें। तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा ये तो हमारा क्यू होगा, ठीक है ना, और ये भी हमारा क्यू होगा। तो अगर हम दोनों की कंडीशन निकालें तो यहाँ पर हमारा क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 195 प्लस 47। बताओ, इसमें यही तो बनेगा, a इज इक्वल टू 195 प्लस 47। भाई a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये हमने यहाँ पर रख लिया। ठीक है ना। अच्छा, एक बार फिर से लिख देता हूँ कि क्या होता है, a इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, है ना, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था। तो यही सेम चीज़ हम हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए आसान हो जाएगा, इसलिए हम इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो आगे दूसरे वाले में क्या कह रहा है। अगर हम दूसरे की कंडीशन निकालें तो यही दूसरे वाले की भी कंडीशन बनेगी। क्या बन जाएगा हमारा, a इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 15q प्लस आर। बताओ, यही तो बना 15q प्लस आर। ये समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, a इज इक्वल टू 15q प्लस आर। तो मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर कितना रिमाइंडर रखें। तो एक चीज़ हमको ये दिखाई दे रहा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर हम इसका आर की वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर हमको एक बार तो पता है कि ये हमारा जो 47 है, पता ही नहीं पता है, ये हमारी संख्या बन रही है ना, इस तरह से ये हमारा नंबर बन जाएगा। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, यहाँ पर 15 है ना, तो हम क्या लिखेंगे 15 इंटू 13q। ठीक है, 15 इंटू 13q, और ये हो जाएगा हमारा प्लस। तो देखो भाई, यहाँ पर हमको करना किससे, 15 से डिवाइड करना है। अब 15 से अगर डिवाइड करना है तो 195 को हमने 15 से डिवाइड किया तो कितना 13 टाइम में गया, तो हमने क्या लिख दिया 15 इंटू 13q। 47 को अगर करके देखो तो 47 को अगर 15 से करके देखोगे तो कितनी बार जाएगा, 15 3 जा 45, और हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 15 इंटू 3, और कितना बच जाएगा हमारा प्लस 2। ये बात आई समझ में, 15 से ही तो डिवाइड करना है ना। तो जब 15 से ये डिवाइड हो जा रहा है हमारा 195 पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है भाई, जो रिमाइंडर में जितना बचेगा वही इसका भी रिमाइंडर बचेगा। ठीक है ना, बहुत सीधी सी चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप बहुत सीधी सी चीज़ करके देखना कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो जो इसका रिमाइंडर होगा उसको इससे डिवाइड कर देना, जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर होगा। ठीक है ना, इसके शेषफल को
इसके जिससे डिवाइड करना है डिवाइड कर देना, और जो शेषफल बचेगा वही आंसर होगा। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसी नंबर, अब ये नंबर हमको पता नहीं है ये नंबर क्या है, तो जो भी नंबर था कि ए को 15 से डिवाइड करने पर, ए को 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। भाई अब तो समझ में आई क्या होगा ना, हिंदी मीडियम के हो तब भी इतनी कमज़ोर थोड़ी ना हो कि रिमाइंडर ना समझ पाओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो शेषफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात आई समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपकी बुक में मिल भी जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर जो कुछ विशेष सूत्र हैं, है ना, कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं, ये याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ एग्ज़ाम के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मतलब ये नहीं कि केवल हम नवोदय के लिए ही, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये चीज़ याद रखिएगा। तो कुछ बच्चों को तो याद भी होगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन में हमारी बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, देखो भैया क्या है हमारा ये फार्मूला, कुछ विशेष सूत्र हैं। और उन सूत्र में क्या क्या है, सबसे पहली चीज़, सबसे पहला तो आता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको याद है। तो ये हो जाता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होता कि नहीं होता। फिर दूसरा आ जाता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2ab। सही है। फिर तीसरा हमारा क्या आता है, तीसरा आ जाता है हमारा एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि अगर मान लो कि इस तरह मिल जाए ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे मिल जाए, तो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये करके देखते हैं। ठीक है, अगर ये करोगे तो इसका आंसर हमेशा कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए समझ में। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूले याद रखिएगा। ठीक है, फिर अगला आ जाता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4ab। कैलकुलेशन बहुत ही ईजी कर देगा, क्योंकि नवोदय एग्जाम में क्वेश्चंस को जल्दी लगाना होता है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम मिलता है ना। तो इसलिए हमें वहाँ पर क्वेश्चन जल्दी लगाने हैं। तो इसलिए ये फार्मूले आगे हमारे कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेंगे, वो हम लोग आगे धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, अगला जो दिया गया है वो है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगला क्या दिया गया है, अगला a प्लस बी का होल क्यूब, है ना, a प्लस बी का होल क्यूब, यानी a प्लस बी का होल क्यूब। जब क्यूब लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या हो जाता है हमारा a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा a प्लस बी। अगला देखो a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ये कितना हो जाएगा, आप भी नोट कर लेना। ठीक है, कॉपी पे ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और बाद में अपनी कॉपी पर जरूर नोट कर लेना, जो आप नवोदय की तैयारी के लिए बनाए हो ना कॉपी, उस पर नोट कर लेना। ठीक है ना। तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा a माइनस बी। ठीक है, फिर अगला क्या हो जाता है हमारा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अगला जो फार्मूला है वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये फार्मूले हम एक बार फिर से पढ़ेंगे अलजबरा में, जब हम बीजगणित पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर हम लोग ये वाला फिर से पढ़ेंगे। तो इसका कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये हो जाता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी,
और दूसरे वाले ब्रैकेट में सारे के सारे प्लस में रहेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए बी और ये हो गया प्लस बी स्क्वायर। तो ये कुछ फार्मूले हैं, है ना। आगे और भी फार्मूले, लेकिन वो हम लोग अलजेब्रा में पढ़ेंगे। कैलकुलेशन के लिए हमारा इतना जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद इसको बाद में अपनी जो भी नवोदय के लिए जो भी आप नोट्स बना रहे हो ना उसमें ये नोट कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल हम लोग देखेंगे कुछ ट्रिक्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। ट्रिक्स एंड टिप्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और क्लास कैसी लगी आपको? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भाई क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने का मैंने टारगेट 100+ का रखा था, तो आप लोग कर ही सकते हो उतना, तो चलो भाई कर दो। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि उन्हें हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और रोज़ शाम को ये क्लास कितने बजे होगी? 7 बजे, ठीक है। डेली शाम को 7 बजे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, 7 बजे सभी लोग ज़रूर लाइव आ जाया करिए और हम लोग अपनी नवोदय की तैयारी करेंगे, ठीक बच्चा। तो चलो फिर पढ़ते रहो। हाँ, पढ़ लिया पर भी मैच चल रही है, क्लास 8 की NCERT मैच चल रही है। पढ़ लिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। डेली वहाँ पर भी क्लासेस होती हैं, ठीक है बच्चा। तो चलो फिर पढ़ते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।